हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। आगे बढ़े ना उससे पहले देखिए, अब हमारे पास 3 टाइप के बच्चे हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं और तीनों के लिए मेरे कुछ संदेश हैं जो मैं रखना चाहता हूँ। उसके बाद जो है हम आज का सेशन शुरू करेंगे। काफ़ी कुछ है आज के सेशन में पढ़ने के लिए। देखो, पहले बच्चे वो हैं जिनका इस बार क्लैट में 70 प्लस मार्क्स आ रहा है। देखो, अगर आप 70 प्लस में हो ना, 75 प्लस में बोलूँगा, आप अपनी सीट को श्योर समझिए, आपका एनएलयू मिल जाएगा। बट लेट्स वेट फॉर एक बार फाइनल आंसर की कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। तो बात यहाँ पे ये है कि देखो, जिन लोगों का लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा 75 प्लस में है, अब आप लोग आगे 6 महीने में क्या करें। अगर आप 12th में हैं तो अपने 12th पे फोकस करो। अगर आप ड्रॉप ईयर में हैं तो थोड़ा सा भाई जिम ज्वाइन कर लो, थोड़ा कोई अपना एक्स्ट्रा कोरिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लो, कुछ उस पर सीख लो, कॉलेज में जाके फिर फ्रेशर्स पे रॉक स्टार बन जाना, बुक्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, सारी चीज़ें जो भी आपको पता है। दूसरे बच्चे वो हैं, ये मत करने लग जाना ये कोर्ट वोर्ट जाने लग जाओ अभी से। समय से पहले बढ़ने की जो कोशिश करते हैं ना, फिर उनका कुछ नहीं हो पाता है। तो अब ये नहीं है कि आप अभी से जाके कोर्ट चले गए, ये करने लग गए, ला चलो हम पहले ही सीख लेते हैं। पहले कॉलेज तो जाओ। तो पहले कॉलेज जाने की जो प्रोसेस है ना, उस पर काम करना। दूसरे हमारे बच्चे वो हैं बेचारे जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बेचारा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने भी मेहनत करी है और आपने मेहनत करी है, थोड़ा सा समय ने साथ नहीं दिया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप आगे अपने लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अभी जो बचे हुए कुछ एग्जाम्स हैं जैसे कि जामिया का फॉर्म भर सकते हो आप, और भी इस तरीके के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, फॉर्म भर सकते हो। एक बार फीस जरूर देख लेना, क्योंकि देर आर सम प्राइवेट कॉलेजेस जो सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। लाइक व्हेन आई वाज थिंकिंग कि मुझे लॉ करनी है, तो मैंने सिर्फ जामिया के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, और दूसरा उसका फीस बहुत कम था, 50,000 में मैंने 5 साल की मेरी डिग्री ली है। तो कोई कोई प्राइवेट हैं जैसे कि वो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, एनएलयू से भी ज़्यादा लेते हैं, तो वो वर्थ इट है कि नहीं वो आप सोचो। आप ये कहोगे कि हाँ पापा से बोल के लोन दिला लेंगे, पर क्या लोन दे के 30 लाख रुपए खर्च करके, 25 लाख खर्च करके आपका जब 5 साल बाद प्लेसमेंट नहीं होगा तब क्या करोगे। आईआईटी तो नहीं है ना कि आप लोन लेके जा रहे हो 1 करोड़ का पैकेज प्राप्त करोगे। तो ये वाली चीज़ सोच के चलना। तो और भी कॉलेजेस हैं, आप उनकी तैयारी कर सकते हो। तीसरा ये कि आप ड्रॉप, मतलब इसी बच्चे में एक और ऑप्शन ये होता है कि वो ड्रॉप ले लें, ठीक है। तो ड्रॉप ले लें तो मतलब ये कि सेकंड ड्रॉप है, तो मेरा सजेशन है कि सेकंड ड्रॉप मत लेना, कोई कॉलेज में एडमिशन ले लो। अब वो बच्चे जो 12th में हैं, थर्ड टाइप के जो बच्चे हैं, उन्होंने इस साल का पेपर दिया और अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप प्रॉपर ड्रॉप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए ही तो ड्रॉप है। आराम से 6 महीने की बात है, जैसे 12th खत्म होगा 6 महीने बाद आपका क्लैट हो जाएगा। फ्लो में थे ही, कंटिन्यू कर लो अपनी पढ़ाई, क्लैट को दो, ठीक है। ड्रॉप एक बार देखो हर किसी का अधिकार है, लेना चाहिए। एक ड्रॉप आप लोगों का अधिकार है, अगर उसके बिना जाके एग्जाम दे रहे हो तो दिक्कत है, ठीक है। अगर आप बेकार कॉलेज ले रहे हो जस्ट बिकॉज 1 साल बच जाए, तो ऐसे साल बचा के कुछ नहीं होता है। आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, देर इज अ गाय जो 27 की एज की ईयर में पास आउट भी होता है, बहुत हाइपोथेटिकल, बहुत ज्यादा मैं ले रहा हूं, वो 20 लाख का पैकेज उठाता है। और कोई एक बंदा है जो 2023 में, 24 में, 25 में प्लेस्ड हो जाता है, 26 में प्लेस्ड हो जाता है, उसको 6-7 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो भाई क्या है, वही 18-20 लाख वाला ज्यादा है ना, वो आप भले 4 साल बाद कमाओ, आप बराबर कर दोगे 2-3 साल में। तो एक ड्रॉप तो आप सभी का बनता है जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एक वो बच्चे हैं हमारे जो अभी 11th में हैं और उनको 2024 में क्लैट 2025 देना है। तो आप लोग बेटा अभी से करंट अफेयर पढ़ने लग जाओ, बाकी सेक्शंस पे काम करो, द हिंदू फॉलो करो। आप पेपर देख ही रहे हो, तो क्लैट जो है अब पहले जैसा पेपर नहीं रख रहा है, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर रहा है। तो उसी के लिए आपके लिए हम लोग हैं, सारी चीज़ें देखो, समझो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हम लोगों से कांटेक्ट करो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। बस यही है कि निराश मत होना जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, सबसे ज़्यादा मैं आप ही लोगों के लिए कह रहा हूँ और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं, मानवेन28 इज माई इंस्टाग्राम ID, आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे कमेंट में भी अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। चलो नंबर मत ड्रॉप करो, पब्लिक प्लेटफॉर्म है। आप जो है हमारा नंबर भी अभी मिलेगा आपको हमारी टीम का डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना कि सर से बात करनी है, आपकी बात करा दी जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा परेशान मत होना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को। सबसे पहले देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट लिंक्ड टू चाइना स्पाइक सीक्वेंस्ड इन इंडिया इन जुलाई।
तो ये तो चलिए कहानी है, लेकिन कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने लग जाओ और थोड़ा प्रिकॉशन रखो, और पता नहीं कब कैसी क्या स्थिति आ जाए, तो थोड़ा सा सतर्क रहना, ठीक है। तो ये है, बाकी इसमें कुछ पढ़ाने वाला तो है नहीं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए एवेंजर बैच आपके क्लैट पॉइंट ने लॉन्च कर दिया है। 21,999 रुपीज़ में ये कोर्स आपके लिए है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, कुछ लोग बहुत कम फीस लेते हैं, और सबका अपना अपना वो है, मतलब विचारधारा। कोई सोचता है कि सर कम फीस है तो चीज़ें ख़राब होंगी, ये होंगी, तो यही फीस पे हमने इस साल एलेट में 24th रैंक दी है, और इससे कम फीस लास्ट ईयर थी। तो अभी तो हमने 1-2 हज़ार रुपये बढ़ाएं, क्योंकि किताबें भी इसमें डालनी है। तो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डेमो क्लास देखिए। देखो, कोई भी चीज़ को जज ना डेमो क्लास से करिए। मेरा एक ही चीज़ था, जब मैं 12th के समय में क्लैट की तैयारी करने का मैंने सोचा था, आई वॉज डूइंग IIT JEE का कोचिंग, तो क्लैट का कोचिंग का फीस बहुत ज़्यादा था, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों इतना फीस है। तो मैंने डिसाइड किया था कि जब मेरा इंस्टीट्यूशन होगा तो हम फीस इतनी नहीं लेंगे बच्चों से। तो दिस इज वाई वी आर ब्रिंगिंग अ रिवॉल्यूशन इन क्लैट प्रेप। जहां लाख फीस होती है, वहां पे सिर्फ 21,999 में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, बुक्स आपके घर पे आएंगी, मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है, पर्सनल मेंटरशिप इंक्लूडेड है, और सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप डेमो क्लास भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां से हमारी न्यूज जो है आज की शुरू हो जाती हैं। कश्मीर सेलिब्रेट विद फेरेंस टू बीट फ्रीजिंग 40 डे ऑफ चिलाई कलान। तो यहां पे देखिए, कुछ नहीं, 2-2, 3-3 चीजें एक साथ यहां पे बोल दी गई हैं। अब आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये फेरेंस क्या होते हैं गाइस। ये जो ड्रेस होती है ना, जो आपने कश्मीर में देखा होगा लोगों को, वो लोग पहनते हैं, ऊपर एक गाउन टाइप का होता है, तो उसे ही फेरेंस बोला जाता है। अब इसको पहनने की नीड क्यों हो रही है? चिलाई कलान क्या होता है? वन ऑफ द हार्शेस्ट विंटर पीरियड होता है कश्मीर के अंदर 40 डेज का, जिसको चिलाई कलान बोला जाता है, जो कि 21 दिसंबर से शुरू होता है, अगले 40 दिन, ठीक है। तो ये आपका चिलाई कलान कहलाता है, ध्यान रखना अगर कहीं कभी आ जाए तो। इसके बाद 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक आपका कश्मीर के अंदर ये पीरियड चलता है। एक पर्शियन टर्म है जिसका मीन होता है मेजर कोल्ड। चिलाई कलान जो है वो फॉलोड किया जाता है 20 दिन चिलाई कुड के द्वारा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे, जो कि जनवरी 30 से फरवरी 18 तक होता है, और लास्ट में 10 डेज चिलाई बच्चा, बेबी कोल्ड, विच इज फ्रॉम फरवरी 19 टू फरवरी 28। तो आप ये समझ सकते हैं कि 3 फेज हैं, पहला चिलाई कलान, फिर चिलाई खुड, और लास्ट में चिलाई बच्चा। डेट्स भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, क्या प्रॉब्लम आती है 40 दिन के अंदर। तो देखो, बहुत ठंड होती है, 0 डिग्री टेम्परेचर वहां पे चला जाता है। जो पाइपलाइंस होती हैं, वाटर टैप्स होती हैं, वो फ्रीज हो जाती हैं, डल लेक फ्रीज हो जाती है, बहुत ठंड हो जाती है। वहां पे फ्रेश फ्रूट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि रोड्स एंड एवरीथिंग ब्लॉक हो जाती हैं स्नोफॉल के चक्कर में। तो लोग जो है फिर ड्राई फ्रूट्स का यूज करने लग जाते हैं। तो ये जो 40 दिन का पीरियड होता है, काफी सारी हार्डशिप लेके आता है कश्मीर के अंदर, ठीक है। और कुछ ऐसा इसमें खास है नहीं। एक चीज और ध्यान रख लो, वहां पे लोग जो है फेरेंस का यूज करते हैं, जो कि कश्मीरी ड्रेस है, जो आपको मैंने पीछे इमेज में दिखाई है। साथ ही साथ कंगर का यूज स्टार्ट हो जाता है। कंगर क्या होते हैं? ये आपके ट्रेडिशनल फायरिंग पॉट होते हैं, कुछ इस तरीके के। इनको क्या बोला जाता है? कंगर, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए द INS मर्मुगांव एंड इट्स कैपेबिलिटीज। यहां पे INS मोरमुगांव, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो देख लेना, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना कि बॉयज जो हैं जापान को जापान बोलते हैं, गर्ल्स जो हैं जापान बोलती हैं, ऐसा क्लास में हुआ था मेरे साथ। तो यहाँ पे इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, मेरे हिसाब से तो यही है, आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। INS मोरमुगांव जो है, ये ऑफिशियली इंडियन नेवी को ज्वाइन कर चुकी है, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, हमारी नेवी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये नाम किसके ऊपर रखा गया है? तो नेम्ड आफ्टर पोर्ट सिटी ऑफ मुरमुगांव, ठीक है, ध्यान रखना। एक पोर्ट सिटी है मरमुगांव करके जो होती थी, उसके नाम पे इसको रखा गया है।
और दिस इज द सेकेंड ऑफ द 4 विशाखापट्टनम क्लास डेस्ट्रॉयर बीइंग बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 15B। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर? 15B। क्या है ये, फिर से बता देता हूं। इट इज द सेकेंड ऑफ द 4 विशाखापट्टनम क्लास डेस्ट्रॉयर बीइंग बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 15B। आईएनएस मोरमुगाओ जो है ये फायर पावर इसमें कॉम्प्रोमाइज करती है किस किस चीज की, तो यहां पे देखना शुरू करते हैं। देखो थोड़ा सा यार इसका कलर चेंज कर देता हूं ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल है इसमें, ठीक है। बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है। 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट है। द शिप इज आर्म्ड विद RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चेस एंड 533 mm टॉर्पीडो लॉन्चेस, ठीक है। इट इज ऑल्सो इक्विप्ड टू कैरी एंड ऑपरेट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। अब आप बोलोगे कि सर इसमें इसका क्या इंफॉर्मेशन है, ये भी पूछ सकता है क्या क्लैट? तो देखो यार, क्लैट हो गया, एनएलसैट हो गया। अब ना पेपर थोड़े से इस तरीके के आ रहे हैं ना करंट अफेयर के, कि कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। मतलब जो जो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़नी है। जैसे पहले क्या होता था, ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में आते थे कि भाई किस किस चीज से, लेकिन क्लैट में नहीं आते थे। बट इस बार का क्लैट का पेपर जो है, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूं, आंसर की क्लैट की इस बार हमारे करंट अफेयर्स की जो बनाई थी वो एक यूपीएससी के एस्पिरेंट ने बनाई थी, जिन्होंने इंटरव्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि मैं पूरा मैनेज करने में बिजी था तो मैंने इसलिए उसमें आंसर की नहीं बना पा रहा था। तो उस बंदे ने टाइम लिया एंड ही टोल्ड मी कि पेपर जो है अच्छा था। अच्छा तो बोला ही बोला, साथ में बोला बकवास था। बकवास मतलब बहुत सारी चीजें इररिलेवेंट थी जो नहीं पूछी जाती हैं, पर वो भी पूछी गई थी। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, तो देयर इज पॉसिबिलिटी क्लैट भी डाल सकता है। तो क्या चीजें अपने में ध्यान रखनी, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS अस्त्रधरणी दैट वाज इन द न्यूज रिसेंटली, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस थे, आंसर था टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल। तो क्या क्लैट इस तरीके का क्वेश्चन नहीं बना सकता है? बना सकता है। तो अपने को उसके लिए तैयार होना है ना, तो भाई फिर बारीक बारीक चीजों को भी पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो हमें ध्यान रखने के लिए हो, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्या है। इसके बाद यहां पे एक आर्टिकल आया हुआ है, मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल पास्ड इन राज्यसभा। यहां पे देखो यार, ये कलर में कुछ इशू आ गया जिसके वजह से आप इसको तो देख नहीं पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, पर मैं बता देता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है। यहां पे देखो लिखा ये हुआ है कि भारत के अंदर एंटी पायरेसी बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो हमारे देश में पायरेसी के मैटर को डील करने के लिए क्या है, आईपीसी का लॉ लगता है, इंडियन पीनल कोड में कुछ प्रोविजंस हैं, लेकिन क्या वो फॉरेनर्स के ऊपर एप्लीकेबल हैं जो कि फॉरेन वाटर पे हो? नहीं एप्लीकेबल है, नहीं लग सकता है। तो उसी को खत्म करने के लिए ये एंटी पायरेसी बिल लाया गया है, ठीक है। देखो एक गल्फ ऑफ एडन करके जगह होती है, ठीक है, क्या है गल्फ ऑफ एडन। आप इस जगह को देखिए, ये विश्व में बहुत प्रसिद्ध है फॉर पायरेसी वाला थिंग, यहां बहुत पायरेसी होती है। आपने वो वाली मूवी देखी होगी ना अपनी, क्या नाम है यार उसका, जॉनी डेप की जो मूवी है मार्क्स, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। तो उस तरीके के पायरेट जो है ना, ये गल्फ ऑफ एडन में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे सुरक्षा टाइट हो चुकी है, तो धीरे धीरे ना ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं। अभी शिफ्ट किधर कर रहे हैं, इंडिया के पास आ जाते हैं। अब देखो हर कंट्री का एक फिक्स जगह होती है जिसके बाहर उसका वाटर खत्म हो जाता है, मतलब उनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो उस रीजन के बाहर नहीं होता है। जैसे कि भारत के अंदर जो है आफ्टर 200 नॉटिकल माइल्स इंडिया का जो कोस्ट लाइन है ना वो नहीं है, वो फिर उसके बाद इंडिया का उसके ऊपर से राइट खत्म हो जाता है, तो वहां पे फिर आईपीसी और ये सब नहीं लग पाएगा। तो पहले क्या होता था कि जब आसपास लोग इधर कुछ चोरी वोरी करके उधर चले जाते थे, फिर जब उनको पकड़ा जाता था तो वो भाई कोई कानून ही नहीं है, किस पे सजा दी जाए। तो उसी के चलते हुए यहाँ पे एंटी पायरेसी बिल लाया गया है। अब डेफिनेशन ऑफ पायरेसी देख लो। पायरेसी का बेसिकली मतलब यही है कि कोई प्राइवेट वेसल, प्राइवेट शिप, प्राइवेट एयरक्राफ्ट से आके जो है वो सामने वाले का भैया सामान वामान लूट लो। लेमन लैंग्वेज में ये हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज में है पायरेसी इज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ वायलेंस और डिटेंशन बाय द क्रू और पैसेंजर ऑफ अ प्राइवेट वेसल और प्राइवेट एयरक्राफ्ट on high seas directed against another vessel or aircraft and or people or property on board, ठीक है। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मैंने आपको समझा दिया
कि भाई पहले इस पे जो आईपीसी था वो सिर्फ भारत के टेरिटरी पे लग पाता था, लेकिन लोग इसका फायदा उठा रहे थे, वो चोरी कर करके बाहर भाग जाते थे बॉर्डर्स के। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं एक जगह पे रहा हूँ, मेरे पापा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, तो भवानी मंडी करके एक जगह है राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो मैंने कुछ साल वहाँ पे रहा हूँ। तो भवानी मंडी जो है ना, ये राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में। तो यहाँ पे बहुत क्राइम होते थे। तो एक दिन मैंने पापा से पूछा कि पापा भवानी मंडी में इतने क्राइम क्यों होते हैं। तब पता क्या पड़ा कि भवानी मंडी के जो बगल में ना एमपी है, एमपी स्टार्ट हो जाता है, मध्य प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। मतलब भवानी मंडी जो एक जगह थी, वहां पे बहुत सारी जगहों पे बीच बीच में एमपी आ जाता था। मतलब बॉर्डर्स कुछ इस तरीके से थे कि एमपी बीच बीच में शुरू हो जाता था। तो क्रिमिनल्स क्या करते थे, राजस्थान में क्राइम करके एमपी भाग जा रहे हैं, एमपी वाले क्राइम करके राजस्थान में आ जा रहे हैं। अब आप सोचो, एक देश के अंदर ही जब स्टेट चेंज हो जा रहा है तो पुलिस का जुरिडिक्शन चेंज हो जाता है, तो ही इतना ज्यादा केसेस देखने को मिलते थे। तो यहां तो पूरा कंट्री का ही सिस्टम खत्म हो जाएगा, आईपीसी जब नहीं लग पाएगा, तो उसका प्रॉब्लम होता था, ठीक है। तो अब जो है वो ऐसा नहीं हो पाएगा। कन्विक्ट शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और डेथ इन केस ऑफ एक्ट ऑफ पायरेसी इटसेल्फ causes the death or attempt to cause the death of another person। अगर आपने कुछ इस तरीके की एक्ट किया जिससे कि सामने वाले की मृत्यु हो सकती है, या आपने कोशिश करी उसको मारने की, तो फिर आपको भी वो सजा मिल सकती है। अगर आप सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो उस एक्ट के अंदर, तब भी 14 साल तक की, 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट तक की आपको सजा जो है वो हो सकती है। फिर देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, अक्यूज कैन बी ट्रांसफर टू एनी कंट्री फॉर प्रोसिक्यूशन। अगर भारत के उस कंट्री के साथ जो है एक्सट्रेडिशन का ट्रीटी जो है वो साइन है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी क्या होता है कि भैया सामने वाली कंट्री से किसी बंदे को एक्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट देखो, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि सामने वाले बंदे ने मेरे घर में चोरी करी है, तो ये मुझे प्रूव करना है कि उस बंदे ने चोरी करी है, ठीक है। बट देर आर सम सर्कमस्टेंसेज, जैसे कि रेप का मामला होता है। अगर किसी महिला ने कहा कि मेरा भाई फलाना बंदे ने, मतलब हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि भाई रेप हुआ है, तो फिर यहाँ पे जो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट होता है ना, उस सामने वाले बंदे पे होता है कि वो प्रूव करे कि उसने नहीं किया है ना। तो यहाँ पे क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट इन केसेस के अंदर उन पे होगा जो पायरेट्स होंगे, जिनके ऊपर चार्जेस लगे होंगे कि भैया आपने चोरी करी है। वो किन केसेस में, जैसे कि अगर आपके पास पोजेशन ऑफ आर्म्स, एक्सप्लोजिव एंड अदर इक्विपमेंट्स निकल जाए, दूसरा कि यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द शिप्स एंड क्रू देखने को मिला हो, या देयर इज एविडेंस हो कि इंटेंट यूज ऑफ बॉम्ब्स एंड आर्म्स अगेंस्ट द क्रू, ठीक है। तो इन केसेस में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट जो है वो उन बंदों पे चला जाएगा जिन्होंने पायरेसी करी है, जिन पे चार्जेस लगे हैं। और अगर इनमें से कोई भी सर्कमस्टेंसेस नहीं है तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है। श्रीनिवासा रामानुजन जी का बर्थ एनिवर्सरी है दिसंबर 22 को, और इसीलिए हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। आप लोग इतनी फर्जी चीज़ें देखते हो ना, मैं आप लोगों को 2 चीज़ें सजेस्ट करता हूँ क्लैट के बाद थोड़ा अपने मेंटल पीस पे जाने के लिए, या कभी भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, एनएलसेट वाले जो बच्चे हैं, तो आपका अगर मन कर रहा है ये थोड़ा सा चिल करें, तो क्या करोगे आप ना, 2 मूवी बता रहा हूँ मैं। एक है परसूट ऑफ हैप्पीनेस, ये विल स्मिथ की है, और दूसरी है द मैन हु नो इन्फिनिटी, ये यूट्यूब पे है, ये वाली तो यूट्यूब पे मिल जाएगी, ये तो इनकी कहानी है। एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस बहुत अच्छी स्टोरी है, रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, जरूर देखिएगा। तो दिसंबर 22 इस सेलिब्रेट किया जाता है एज ए नेशनल मैथमेटिक्स डे इंडिया के अंदर। बॉर्न ऑन दिसंबर 22, 1887 इन इरोड, तमिलनाडु, and he died on 26th April 1920 in कुंबाकुनम, तमिलनाडु, इंडिया। 1903 में इनको एक स्कॉलरशिप मिली थी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, पर वो उन्होंने वो मिलते मिलते रह गई क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे, मैथ्स में इन्होंने ध्यान दिया था, ठीक है। फिर 1911 में रामानुजन जी की पहली जो है फर्स्ट ऑफिस पेपर जो हैं जनरल के पब्लिश होते हैं इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी में। उसके बाद एच हार्डी, जब आप ये मूवी देखोगे ना द मैन हु नोज इन्फिनिटी, उसमें आप देखोगे कि इनका बहुत बड़ा रोल था। एच हार्डी ब्रिटिशर्स थे, वो चाहते तो रामानुजन जी के काम को अपने नाम से भी आगे बढ़ा सकते थे, चुरा सकते थे। जेलसी भी होती है, आपने बहुत बार देखा होगा कि आप सेम चीज में जब कोई 2 बंदे होते हैं तो जेलसी आ जाती है। बट इन सब चीजों से ऊपर उठ के इन्होंने इनकी बहुत मदद करी थी, और इनका नाम बनाने में
या जो भी रामानुजन जी को हम जानते हैं वो उसमें HRD जी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो इन 1913 जस्ट अ सेकंड, हाँ, in 1913 he began a correspondence with the British mathematician Godfrey H. Hardy, which led to a special scholarship from the University of Madras and grant from Trinity College, Cambridge. 1918 में, ये कॉलेज का नाम आप बहुत सुनते होंगे, काफी सारे लोग यहाँ पे लॉ करने भी जाते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड इज डूइंग LLM फ्रॉम देयर। इन 1918 ही वॉज इलेक्टेड टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। ये बहुत बड़ी बात थी कि एक इंडियन को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में उस समय शुमार किया गया था। रामानुजन वॉज द वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ ब्रिटेन्स रॉयल सोसाइटी एंड फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज ए फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अब इन्होंने क्या बहुत सारी चीजें दी हैं, करीबन 3900 फॉर्मूलाज या फिर कंपाइल किए हैं, कुछ इक्वेशंस क्रिएट करी हैं, और पाई के, हमने पाई वाला जो देखा है ना, इसके ऊपर इनका बहुत बड़ा योगदान है। पाई को सॉल्व कैसे कर सकते हैं अनकन्वेंशनल वेज से, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। रामानुजन नंबर सोचो क्या है, जल्दी याद करो। बिल्कुल, तो 1729 इज ऑल्सो नोन एज रामानुजन नंबर। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू डिफरेंट क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। अब ये मैथ्स जिसकी स्ट्रांग हो वो ये बात समझ जाएगा इसको पढ़ के, ठीक है, जो कि मेरी इतनी अच्छी है नहीं तो मैंने इतना दिमाग भी नहीं लगाया, बट हाँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। तो ये हमने जाना रामानुजन जी के बारे में और नेशनल मैथमेटिक्स डे के बारे में। आज हमने INS जो भी वो थी M-, उसके बारे में जाना, प्लस हमने थोड़ी सी कहानी जानी रिगार्डिंग कि भैया कैसे अब आगे अप्रोच रखनी है। तो ये था हमारा आज का सेशन। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो 1729 रामानुजन जी का नंबर है। इसके अलावा इक्वेशंस इन्होंने दी हैं। 1913 यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ट्रिनिटी कॉलेज पहुंचे, यंगेस्ट बंदे बनते हैं मेंबर ऑफ ब्रिटेन्स रॉयल सोसाइटी। इसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से जो है पायरेसी बिल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो मैं भूल गया था रिवाइज में बताना। पायरेसी बिल के बारे में देखा, 14 साल की सजा, डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजन है, और किन किन चीज़ों में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट जो है पायरेट्स पे रहेगा वो भी हमने देखा। गल्फ ऑफ एडन हमने जाना कहाँ होता है, गल्फ ऑफ एडन से जो पायरेट शिफ्ट हो रहे थे इंडिया की तरफ, तो बहुत ज़रूरी था ये बिल। इसके अलावा बिल लाया क्यों हो गया मैंने आपको वो भी बताया। इसके बाद हमने INS अस्त्रधरणी के रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो इन वाली इंफॉर्मेशन से क्रिएट किए जा सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पे जाना रिगार्डिंग चिलाई कलान और जो इसके 3 फेज होते हैं उसके बारे में। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो इन द थम्स अप वाला कॉलम, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। ऑल्सो अगर आप क्लैट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, देयर आर बैचेस अवेलेबल ऑन आवर ऐप। आप जाइए, जाके डिस्क्रिप्शन से डिटेल देखिए, डेमो क्लास देखिए, जिस भी कोर्स में अच्छा लगता है आप इनरोल कर लीजिए। आप हमारी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हैं डिटेल के लिए, आपको बाकी चीज़ें सारी एप्लीकेशन में पता पड़ जाएंगी। लाइव क्लासेस रहेंगी वहाँ पे जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी, प्लस आपको मेंटोर भी मिलेंगे। तो सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से कल। जय हिंद, जय भारत।